हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, उसकी टर्म्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसके बारे में ओवरव्यू हमने लिया, पूरा समझा कि अकाउंटिंग होती क्या है। अब हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, ये तो हमने अच्छे से समझा प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर्स के अंदर, कि भी जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनको मनी में मेजर किए जा सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, उनको रिकॉर्ड करना होता है। अब वो रिकॉर्ड कैसे करना होता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा ही, और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का आज का लेक्चर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, जिसको हमें जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हमें काफी हेल्प मिलेगी कि उसको रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। ओके, सो ओवरऑल मैं बोलूं तो ये चैप्टर ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर समझ में आएगा तभी आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे। देखो, होता क्या है कि जो बेसिक लेवल हम करते हैं, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हैं आप, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बोला था हमको इंट्रोडक्शन करना है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थोड़ा सा समझना आप इसको। तो जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, हाँ, इसमें हम अकाउंटिंग के बारे में काफी सारी चीजें सीखते हैं, समझते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, जिसमें एटलीस्ट वन फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, उनको हमको रिकॉर्ड करना होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है, ये सब समझा। हाँ, तो अब ये समझ में आ गया, तो अब हम समझ पाएंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें आज का लेक्चर जो है हमारा लगभग जनरल के ऊपर ही है, और जिसने जनरल के अंदर जनरल एंट्रीज यानी कि रिकॉर्डिंग करना सीख लिया, वही फिर नेक्स्ट चैप्टर समझ पाएगा जो है लेजर। यानी कि इसके बाद में सीधा लेजर नहीं समझा जा सकता, आपको जनरल समझना ही पड़ेगा। यानी कि जो आज का चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, वो आपको समझना ही पड़ेगा। उसमें जनरल बनाते हैं, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा आपको, फिर आप उसके बाद ही लेजर समझ पाएंगे। और जब लेजर समझ में आएगा और लेजर आप कर लोगे, तभी आप ट्रायल बैलेंस बना पाओगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा। और जिसने ट्रायल बैलेंस बना लिया, वही बंदा जो है फाइनल अकाउंट्स बना सकता है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको, फाइनल अकाउंट्स बोलो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलो, है ना। तो ये जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट आता है, पीएनएल अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, अगर पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो, और कंपनी हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से है, सीधा डायरेक्ट जाके ये नहीं सीख सकते, सीधा डायरेक्ट ये नहीं होगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, अब अभी हमारा आज का चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि चैप्टर नंबर सेकंड, जिसके अंदर जर्नल बोलते हैं, और इसके अंदर जनरल एंट्रीज की जाती है। अब थोड़ा सा अब जनरल का जिक्र आ ही गया है, तो मैं इसमें बता देता हूं। वैसे थोड़ा मैं बाद में बताने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चलिए देखिए क्या है। सॉरी, हाँ, सो देखिए, जनरल जो होता है ना, हाँ, जनरल जो होता है वो एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। देखो, ये जनरल का जिक्र आ गया है, तो मैं इसको पहले करा देता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट बना देता हूँ। ये देखो ऐसे, ये जनरल का फॉर्मेट होता है, इसमें हमको जनरल एंट्रीज करनी होती है, ठीक है। अब ये जो जनरल का फॉर्मेट होता है, इसके ऊपर लिखा जाता है जर्नल, ठीक है। और ये जो कॉलम होता है, ये डेट का कॉलम होता है, मतलब एक तरह की टेबल समझ सकते हैं आप, लेकिन इसको टेबल नहीं बोलते हैं, इसको हम जर्नल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया डेट, इसके अंदर आता है फिर पर्टिकुलर, ठीक है। फिर यहां आता है आपका एलएफ, ये आपका डेबिट साइड है, और ये आपका क्रेडिट साइड है। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो से है, मतलब ये है कि जैसे जनरल के बाद अगला हम क्या करते हैं, लेजर। तो लेजर में इसको कहां लिखेंगे जनरल को, तो इसलिए इसको लेजर फोलियो बोलते हैं। एलएफ मतलब लेजर फोलियो, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग के अंदर होते ही, हमने समझा भी था इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग के अंदर, कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ओके, जिसको लुका पैसियोली ने इनोवेट किया था 1494 के अंदर। तो जो डेबिट और क्रेडिट है, इसका इनोवेशन 1494 के अंदर लुका पैसियोली ने किया था,
जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन था, ठीक है। इसने बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, दो प्रभाव पड़ते हैं और दो पक्षों पर प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें एक को उसने बोला था अपनी लैंग्वेज के अंदर, इटालियन लैंग्वेज के अंदर डेबेरे, और एक को बोला था उसने क्रेडेरे, जिसको हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम का इनोवेशन, जो मॉडर्न अकाउंटिंग हम करते हैं उसका इनोवेशन का श्रेय इनको जाता है, लुका पैसियोली को जाता है, ठीक है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, दो चीजों को इसको अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसमें एक को इसने क्या बोला, हम डेबेरे बोलेंगे, और एक को क्या बोला, क्रेडेरे बोलेंगे। अब इसने क्या किया भाई, डेबेरे जो है ना उससे डी लिया और आर लिया, तो शॉर्ट फॉर्म बना दी डेबेरे की डी आर, और फिर यहां से सी लिया और आर लिया तो शॉर्ट फॉर्म बन गई सी आर। तो डी आर और सी आर बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डेबेरे और क्रेडेरे। बाद में जब डेबेरे और क्रेडेरे यानी कि जो इटालियन लैंग्वेज के अंदर ये बुक लिखी हुई थी, तो वो बुक जो है उसका जब इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन हुआ, काफी लेट हुआ, बाद में हुआ, तब उन्होंने क्या कर दिया, इस डेबेरे को कर दिया डेबिट और क्रेडेरे को कर दिया क्रेडिट, ठीक है। और जो शॉर्ट फॉर्म थी ना उसको एज इट इज ले लिया, डी आर और सी आर। बाकी इसमें देखेंगे ना तो डी तो है लेकिन आर नहीं है कहीं भी, क्योंकि ये डी आर इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, डेबेरे की है। तो डेबिट को डी आर बोल दिया, क्रेडिट को सी आर बोल दिया। तो एक्चुअल में डेबेरे और क्रेडेरे हैं, ट्रांसलेट जब किया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसको डेबिट और क्रेडिट बोल दिया। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमको यहाँ रिकॉर्ड करने होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, यहाँ पर करते हैं, इस जर्नल के अंदर करते हैं। तो जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जब करते हैं तो यहाँ डेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आज की जो डेट है वो है आपकी 4 जुलाई 2024। हाँ, इस दिन कोई ट्रांजैक्शन हुए तो इनको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे। अब एक चीज अमाउंट डेबिट में जाएगा, है ना, और एक अमाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट के अंदर। तो इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। तो ये हमने क्या कर लिया, ये जो रिकॉर्डिंग करी है इसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज, यानी कि जर्नल के अंदर हमने एक एंट्री कर दी। जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं। क्या एंट्री करते हैं, जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री मतलब लिखते हैं, कहाँ, जर्नल के अंदर। तो जर्नल के अंदर हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एक टेबल है जहां पर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल के अंदर करते हैं जर्नल एंट्रीज। ओके, ठीक है। आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। देखिए इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन वगैरह तो होंगे ना, एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है ना। तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग या ट्रांजैक्शन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो दो तरह के रूल्स हैं, एक ट्रेडिशनल रूल्स है और एक मॉडर्न रूल्स है। एक तो कौन से, ट्रेडिशनल, जो पुराने टाइम में या पुरानी बहुत सारी बुक्स के अंदर ये रूल्स दे रखे हैं, जिसको ट्रेडिशनल रूल्स बोलते हैं, और एक है मॉडर्न रूल्स। दोनों अपनी अपनी जगह है, लेकिन मॉडर्न वाले ज़्यादा बेटर रहते हैं। इससे जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो हर टाइम क्लियर रहता है, हमें पता रहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का हमारे फाइनल अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं। इनको एक बार जब अकाउंटिंग सीख जाते हैं तो उसको एप्लीकेबल करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। और ट्रेडिशनल रूल में थोड़ा सा है, तो इसके अंदर एक तो है पर्सनल अकाउंट के बारे में, कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें कोई ना कोई पर्सन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। पर्सन मतलब कोई व्यक्ति तो इन्वॉल्व होगा ही, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो। अब पर्सन भी दो तरह के होते हैं, व्यक्ति भी दो तरह के होते हैं बिजनेसेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं। एक नेचुरल पर्सन जैसे मैं हूं, आप हैं, इंसान, और एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है। आपने सुपरमार्केट से कुछ खरीदा तो वो सुपरमार्केट भी एक पर्सन है, एज पर लॉ, उसका कानून जो है, लॉ है, कंपनी लॉ है या बिजनेस लॉ है, उसके हिसाब से उसका एग्जिस्टेंस है, तो उसको भी पर्सन बोलेंगे। तो पर्सन का मतलब किसी इंसान से भी है और किसी बिजनेस से भी है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ में ट्रांजैक्शन कर सकता है। ओके, ठीक। तो पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
अगर कोई रिसीव कर रहा है कुछ भी बंदा, कोई भी बंदा कुछ भी रिसीवर है, कोई भी बंदा है, कोई पर्सन है, जो ट्रांजैक्शन होगा ना, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी व्यवहार होगा, कोई भी लेन देन होगा, तो एक बंदा रिसीव करेगा और एक देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बैच लगा रहा हूँ, जैसे हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लगती है, तो उसके अंदर क्या होता है, बच्चे मुझे फीस देते हैं, है ना, और मैं फीस रिसीव करता हूँ। अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो मैं उनको एजुकेशन दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे फीस मिल रहा है, बट यहाँ पर एक जना गिवर है और एक रिसीवर है। अब मेरे पास फीस आ रही है तो मैं रिसीवर हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और बच्चे फीस गिवर है तो वो क्या हो गए, क्रेडिट। आया समझ में? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो हर पर्सन कुछ ना कुछ रिसीव करेगा और कोई ना कोई उसको देगा, ठीक। तो रिसीवर को करना है डेबिट और गिवर को करना है क्रेडिट, ठीक। उसके बाद में सेकंड इसके अंदर होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है वो अधिकतर आपके जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर लगता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होता है, मशीन्स होती है, देखो लेन देन होंगे तो कुछ ना कुछ वस्तुएं, चीजें तो यूज आएगी ना। जैसे मैंने पेन परचेज किया, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, रियल अकाउंट एप्लीकेबल होता है, ये वाला रूल एप्लीकेबल होता है। और इसमें क्या बोलते हैं, व्हाट इज कम्स इन डेबिट, व्हाट इज गोज आउट क्रेडिट। आप केवल इस पे ध्यान दीजिए, देखो कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। अगर कुछ भी प्रोडक्ट या कुछ भी वस्तु, कुछ भी चीज बिजनेस के अंदर आ रही है, कम्स इन है तो डेबिट, और कुछ भी जा रही है तो क्रेडिट। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों से फीस आई मेरे पास तो कम्स इन है तो डेबिट। आए समझ में? इस तरीके से अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप मार्केट गए और आपने मार्केट जाकर के जो कुछ परचेज कर लिया, मान लेते हैं आपने जो एक शर्ट परचेज कर लिया, तो शर्ट आपके पास कम्स इन हो रहा है तो डेबिट, और पैसे आपके जा रहे हैं क्योंकि आपने दे रहे हो तो गोज आउट हो रहा है प्रोडक्ट, तो पैसा भी एक तरह की वस्तु मान लो, तो ये है। नेक्स्ट आता है थर्ड, जो इसमें भी काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल अकाउंट। ये जितने भी बिजनेस के अंदर खर्चे होते हैं और इनकम होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और ये रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ठीक है, एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। देखो ये क्या बोल रहा है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेज हैं उनको डेबिट करो, और जितने भी इनकम्स है और जितने भी प्रॉफिट्स है उनको क्या करो, क्रेडिट करो। ये नॉमिनल रूल है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस तो होंगे ना, बिना खर्चों के कैसे बिजनेस चलेगा। रेंट देना पड़ेगा, सैलरी पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट करने हैं। और अगर कोई लॉस हो जाए तो वो भी डेबिट करना है, कुछ कमाई हो जाए, कुछ प्रॉफिट हो जाए तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना। आगे समझ में? तो ये ट्रेडिशनल रूल है। जो भी ट्रांजैक्शन है उसके अंदर हम पर्सन देखेंगे, जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे, जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे। जो वस्तु है वो आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट, और जो खर्चा है वो डेबिट, और कोई इनकम है तो क्रेडिट। फिर आता हमारा मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल के अंदर एक तो एसेट्स का रूल। अब आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स कौन सी होती है। वैसे मैंने आपको डेफिनेशंस के अंदर बताया था कि एसेट वो होती है, एसेट कौन सी होती है, एसेट वो होती है, एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स वो होती हैं जिसको कोई भी बिजनेसमैन या बिजनेस परचेज करता है और उसको बिजनेस के अंदर यूज करता है। क्यों? ताकि बिजनेस को चलाना, बिजनेस का ऑपरेशन अच्छे से किया जा सके। एक किराने वाला, ग्रोसरी शॉप वाला जो है वो फ्रीजर परचेज कर रहा है, एसी परचेज कर रहा है, काउंटर परचेज कर रहा है, फर्नीचर परचेज कर रहा है, या कंप्यूटर परचेज कर रहा है। क्यों? बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। कंप्यूटर से बिलिंग आसान हो जाएगी, अकाउंटिंग आसान हो जाएगी, एसी से माहौल अच्छा रहेगा, जो कस्टमर आएगा वो आराम से जो है परचेजिंग कर पाएगा। फर्नीचर जो है उसमें वो सामान जमाएगा अच्छे से। फ्रीजर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो खराब हो सकते हैं या ठंडे रहने चाहिए उसको रखेगा ताकि कस्टमर उसको आराम से ले जा सके, है ना। तो ये सब जो उसके पास में है, क्या ये गुड्स है? नहीं, गुड्स और एसेट्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ये बेचने के लिए नहीं है,
ये बिजनेस में यूज करने के लिए है ताकि बिजनेस को अच्छे से चलाया जा सके, उसका ऑपरेशन अच्छे से किया जा सके। और अगर बिजनेस के अंदर ये सब चीजें होगी तब भी व्यापार ज्यादा चलेगा, सेल्स ज्यादा होगी, कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ओके, कस्टमर को सुविधा मिलेगी। तो ये एसेट्स जो होती है उसको हम परचेज करते हैं और बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो सारी की सारी एसेट्स होती है। अब यहां पर बोलते हैं कि जो भी एसेट्स होती है, हाँ, अब एसेट अगर इंक्रीज हो रही हो, अब एसेट कब इंक्रीज होगी बेटा, एसेट तब इंक्रीज होगी जब हम और खरीदेंगे, तो उसको डेबिट करो। तो उसको क्या कर दो, डीआर लिख दो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करो। एसेट कब इंक्रीज होगी, जब और खरीदेंगे हम। एक फ्रीजर था, एक और खरीद लिया, फर्नीचर थोड़ा और करवा दिया, समझ में आया, एक कंप्यूटर और परचेज कर लिया। तो ये एसेट जैसे जैसे परचेज करोगे उसको हमको क्या करना है, डेबिट। और डिक्रीज हो तो अगर एसेट्स, डिक्रीज का मतलब अगर एसेट्स कम हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और एक्चुअल में एसेट होती ही डेबिट है। एसेट जितनी भी होती है ना वो डेबिट ही होती है, उसको डेबिट ही करना होता है। बढ़ जाए तो और डेबिट कर दो, कम हो जाए तो क्रेडिट कर दो। कम कब हो गई, कोई पुरानी हो गई उसको बेच दिया, स्क्रैप हो गया उसका, तो कम हो गई। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। ठीक है, OLX ठीक, OLX पे बेचते हैं ना बहुत सारी एसेट्स, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया वगैरह। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल इसका होता है लाइबिलिटीज का। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स होगी तो लाइबिलिटीज भी होगी, और इन एसेट्स और लाइबिलिटीज के बेसिस पर ही हमारा बैलेंस शीट बनता है, अगर थोड़ा बहुत आप जानते हो तो लाइबिलिटीज का रूल क्या है, और लाइबिलिटीज क्या होता है, लाइबिलिटीज जो है वो ऑब्लिगेशन होता है। लाइबिलिटीज क्या होता है, बिजनेस का ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता होती है कि भैया किसी को कुछ देना है क्योंकि हमने किसी से कुछ उधार लिया हुआ है, हमने किसी से कुछ उधार परचेज किया है, उधार कुछ खरीदा है, उधार पैसे लिए, बैंक से लोन लिया है तो वापस देना पड़ेगा। जो बिजनेस का ऑनर है उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो वो भी लाइबिलिटी है। मैंने बताया था ना, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। एक ऑर्गेनाइजेशन का व्यापारी और व्यापार दोनों अलग होते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए व्यापारी जब बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो बिजनेस के लिए वो एक तरह की लाइबिलिटी। तो कैपिटल लाइबिलिटी है, बैंक से लोन लिया लाइबिलिटी है, किसी से कुछ उधार खरीद किया लाइबिलिटी, किसी से पैसा लिया लाइबिलिटी है। तो बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है। ओके, तो वो जो लाइबिलिटीज होती हैं वो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में वो पैसा उनको वापस करना होता है। ठीक है, तो ये जो लाइबिलिटीज हैं, हाँ, ये अगर इंक्रीज हो जाए, अब एसेट्स का जस्ट उल्टा होगा। एसेट अगर इंक्रीज होती तो हम डेबिट करते थे, लेकिन लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, लाइबिलिटीज अगर बढ़ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, एक सेकेंड वापस लिख देता हूं अच्छे से। लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो जाए तो हम इसको करेंगे क्रेडिट, इंक्रीज मतलब बढ़ जाए। और लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मतलब एसेट्स का जस्ट ऑपोजिट है, क्योंकि लाइबिलिटी होती ही क्रेडिट है। एसेट डेबिट होती है, बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो डेबिट करो। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो चीजें होगी, या तो उसके लिए एसेट होगी या लाइबिलिटी होगी। अगर एसेट्स है तो ये वाला, लाइबिलिटी है तो ये वाला। तो फिर आपको ये दोनों रूल्स जो है, पर्सनल रूल और रियल रूल, लगाने की जरूरत नहीं है। आप मॉडर्न में इन दोनों रूल से ही पर्सनल और रियल दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर से, अच्छा थर्ड नंबर इसमें कौन सा है, थर्ड नंबर ये नॉमिनल वाला जो है ना, कॉमन है, वो इसमें भी है और इसमें भी है और सेम है। ये वाला सेम है, थर्ड वाला सेम टू सेम। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेज होंगे, डेबिट करना, जितनी भी इनकम्स होगी, प्रॉफिट्स होगी, उनको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर ट्रेडिशनल रूल करते हैं तो ये तीन रूल है, और मॉडर्न रूल अगर आप याद रखते हैं तो ये भी है, ये भी है, और जो ट्रेडिशनल वाला थर्ड नंबर था वो यहाँ पर सेम टू सेम है। अब सर हमें, हमारे लिए बेहतर कौन सा रहेगा, तो बेहतर की बात करें तो मॉडर्न रूल ज़्यादा बेहतर रहते हैं, अच्छे रहते हैं, क्योंकि इन्हें समझना और इनको एप्लीकेबल करना, और जब हम कहीं एंट्री में फंस जाते हैं, आगे जाके बहुत हार्ड एंट्रीज भी आई, तो ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे, एसेट, लाइबिलिटी और मॉडर्न रूल। ठीक है, इससे भी क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बेस्ट है। ओके, ठीक। बट एसेट एंड लाइबिलिटीज का जो रूल्स हैं, हाँ, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एसेट्स होती है, कौन कौन सी लाइबिलिटी होती है, और इसका बेस्ट हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें इसका बेस्ट पता चलेगा बैलेंस शीट के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी एसेट एंड लाइबिलिटी को बैलेंस करने के लिए बैलेंस शीट बनाता है। भाई उसको पता होना चाहिए ना किसी भी बिजनेस को के अंदर कि भाई हमारी एसेट्स कितनी है और हमारी लाइबिलिटीज कितनी है।
अगर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेज है या फाइनेंशियल पोजीशन है, आर्थिक स्थिति है, हर घर की आर्थिक स्थिति होती है, हर इंसान की एक आर्थिक स्थिति होती है। अगर उसको जानना हो तो क्या करना होगा, बैलेंस शीट बनाओ। आप अभी बना सकते हैं, अपनी फैमिली की, अपने परिवार की इनकम के हिसाब से आप बैलेंस शीट बना के बता सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट में होता है क्या है, जैसे आप किसी भी पर्सन अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो उसके अंदर एसेट्स लिखेगा। एसेट्स में क्या है भाई, हमारा घर है, कितने का है भाई, चलो 20 लाख का हमारा घर है, ओके। और क्या है, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, वो कितने के, 2 लाख रुपए के, अच्छा। और क्या है हमारे पास में कंप्यूटर है, या हमारे मोबाइल है, या हमारे पास किसी से हम पैसा मांगते हैं, वो भी एसेट्स हैं। तो कुल मिला के हमारे पास एसेट्स होगी 25 लाख की। और इधर हमने लोन ले रखा है, जो है वो 8-10 लाख का लोन ले रखा है, किसी से उधार ले रखे हैं। तो ऐसे टोटल करके हमको पता चल जाएगा कि हमारी एसेट्स कितनी और लायबिलिटीज़ कितनी है। और एसेट और लायबिलिटी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर एसेट्स बहुत ज़्यादा है तो बढ़िया ही है, ठीक है, लेकिन अगर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उधारी ज़्यादा खराब होती है ना। तो हर कोई अपना खुद का भी बैलेंस शीट बना सकता है, लेकिन खैर हम तो यहाँ अकाउंटिंग के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी बिजनेस का बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, जिसको टी फॉर्मेट भी बोल सकते हैं आप। अकाउंट्स भी आगे ऐसे ही बनते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन लिखा जाता है इसके ऊपर। बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट और होता है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में ये फॉर्मेट ही समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म यही फॉर्मेट बनाती है। कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है उसका फॉर्मेट अलग होता है, वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से बनता है। तो वो हम बाद में सीखेंगे, अभी ये देखिए, ठीक है। तो ये है लायबिलिटीज, यहां लायबिलिटीज आती है और इधर आती है एसेट्स। इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब एसेट्स कौन कौन सी हो सकती है, तो देखो बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले एसेट नहीं आती, सबसे पहले आती है लायबिलिटीज। कोई भी बिजनेसमैन होगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो उस बिजनेस के अंदर पैसा डालेगा, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। और बिजनेसमैन अलग है एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, कभी भी व्यापारी के लिए नहीं, व्यापार के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो व्यापार के लिए जो पैसा लगाया है व्यापारी ने, वो एक तरह की लायबिलिटी है। तो कैपिटल लगा दी, मान लेते हैं 20 लाख रुपए की कैपिटल लगा दी। अब व्यापार के अंदर उसको क्या करेंगे, उस 20 लाख रुपए का जो पैसा व्यापार के अंदर आया है, लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, कभी ना कभी पैसा वापस लौटाना पड़ेगा जब बिजनेस बंद होगा तब। अब इस पैसे से वो क्या करेगा, देखो अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, अभी तो पूरा का पूरा कैश आ गया, 20 के 20 लाख रुपए बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़े, तो अब देखो बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस शीट में देखो एसेट और लायबिलिटी बैलेंस हो गई। फिर हमने क्या किया, नहीं चलो ऐसा करते हैं, इसमें से कुछ पैसे निकाले और एक जो है हम दुकान ले लेते हैं, एक बिल्डिंग ले लेते हैं जिसमें हम वो बिजनेस करेंगे। और मान लेते हैं वो बिल्डिंग जो है वो हमारे लिए आ गई, हमारे पास में बिल्डिंग जो है वो 8 लाख रुपए की हमें दुकान मिल गई कहीं पर। तो अब कैश में कितने बच गए, 12 लाख रुपए। तो 12 और 8 कितने हो गए, 20। इधर भी कितने, 20। फिर हमने सोचा चलो यार मशीन ले लेते हैं, मशीन ले लेते हैं, लेकिन मशीन थोड़ी महंगी है, 5 लाख रुपए की मशीन है। तो हमने क्या किया, 4 लाख रुपए यहाँ से निकाल दिए कैश से। तो 4 यहाँ से निकाल दिए, तो यहाँ कितने बच गए, 4 नहीं निकालते, चलो 3 लाख निकाल देते हैं। तो 12 में से 3 गए तो यहाँ कितने बच गए, 9 लाख रुपए। और 3 लाख रुपए हमने मशीन के लिए कैश निकाल दिया। बट मशीन जो है वो है 5 या मान लेते हैं 6 लाख रुपए, 5 लाख की मशीन है। अब 2 लाख रुपए क्या किया, 2 लाख का हमने बैंक से लोन ले लिया। सर लोन क्यों लिया, हमारे पास में कैश तो बहुत पड़ा है और बिजनेस में कैश हमेशा चाहिए होता है। तो हमने बैंक से लोन ले लिया, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। तो लोन के 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए हमने कैश में निकाले, टोटल कितने हो गए, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की मशीन आ गई, तो ये एसेट आ गई। और इधर देखो एक लायबिलिटी भी जनरेट हो गई क्योंकि लोन ले लिया हमने। आया समझ में। ऐसे कैसे जो हमने फर्नीचर ले लिया कुछ। अब यहाँ टोटल करके देखो, 8 और 16 17, 17 और 5 कितने हो गए, 22। इधर देखो 20 और 2 कितने हो गए, 22। अब हमने फर्नीचर कुछ लगवा दिया, फर्नीचर लगवा दिया हमने 3 लाख रुपए का कैश में। तो 9 में से 3 गए, तो अब कैश कितना बच गया, 6 लाख रुपए का। ठीक है, तो इस तरीके से हर ट्रांजेक्शन का एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी। अब देख रहे हो आप, फर्नीचर से क्या हुआ, एक एसेट आई लेकिन कैश कम हो गया। मशीन से क्या हुआ, कुछ कैश कम हुआ, कुछ लायबिलिटी आ गई और एक नई एसेट आ गई। बिल्डिंग से क्या हुआ, कैश कम हो गई। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट को हमको बैलेंस करना होता है, एसेट और लायबिलिटी को। ठीक है, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा जो है स्टॉक हमारे पास पड़ा है। स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक मतलब कुछ गुड्स परचेज कर लिया, जैसे किराने की दुकान के अंदर जितना भी सामान होता है किराने का, तो वो हमने परचेज कर लिया, मान लेते 1 लाख रुपए का, या वो परचेज कर लेते 4 लाख रुपए का, 4 का, इतना तो करो यार। तो 6 में से 4 यहाँ चले गए, तो पीछे कितने बच गए, 2 लाख रुपए।
अब हमने कुछ गुड्स बेच दिया लेकिन उधार बेचा लेकिन कैसे बेचा, उधार बेचा, तो उसको हम डेटर बोलते हैं। अब वो धीरे धीरे ऐसे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर अमाउंट हटा देता हूँ ताकि क्या है कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि कौन कौन सी एसेट होती है और कौन कौन सी लायबिलिटीज होती है। तो ये आपका फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, फिर एक डेटर नाम की एसेट आती है। जब किसी को आप उधार बेचते हैं तो उसको डेटर बोलते हैं। और बीआर, सो डेटर हो गए, बीआर हो गए, ये भी एक तरह की एसेट्स होती है। जब हम किसी को कुछ उधार दे देते हैं, सेल्स कर देते हैं उधार, तो डेटर, क्योंकि पैसा लेना है। किसी को कुछ पैसा उधार दे देते हैं गारंटी पे या सेल्स गारंटी पे उधार दे देते, बीआर बोलते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर्स जब आएंगे तब हम इसको समझेंगे अच्छे से। बैंक से लोन ले लिया, क्रेडिटर्स यानी कि जिससे उधार हम परचेज करके लेके आ जाते हैं, तो ऑब्लिगेशन हो गया कि उसको पैसा वापस देना है, तो क्रेडिटर्स हो गए। ऐसे कैसे अगर गारंटी हो जाए उसके साथ में तो उसको क्रेडिटर्स को हम बिल्स पेबल बोलते हैं। सो ये बैलेंस शीट है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है इसको हमें अच्छे से कब सीखना है वो सीखना है, मैं बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको, वो सीखना हमको फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो बैलेंस शीट मेन फाइनल अकाउंट में आती है। अभी तो जर्नल के अंदर हमको ओनली जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होता है। ये जर्नल है, इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। और रिकॉर्ड करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये रहे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका बैठ के आराम से लिख सकते हैं। ये दोनों रूल्स अच्छे से याद कर लेना, और हो सके तो बैलेंस शीट में कौन कौन सी एसेट होती है, कौन कौन सी लायबिलिटी होती है, वो याद कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जितने भी ट्रांजैक्शन है सिंपली उनको धीरे धीरे रिकॉर्ड करना सीखेंगे और एक अच्छे लेवल तक आगे इस चैप्टर को लेके जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं लाइव पढ़ना मुझसे, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फ्रेश न्यू लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, और CWG 500 ये कूपन कोड है। CWG कैपिटल लेटर में लिखना है, 500 लिखेंगे तो आपका 500 रुपये कम हो जाएगा। चाहे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैच लो या कोई भी आप कोर्स लेते हैं, तो 500 रुपीज़ हर कोर्स के ऊपर डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पे ही पढ़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर आते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।